ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। उन्हें दुनिया से गए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं। उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखे सुने जाते हैं। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जागी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। वसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमिनस लेवल लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैवरिक मिस्ट्री में लिखते हैं, ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी उनमें कुछ ऐसा अलग था जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना। शुरू से ही लोगों में उनकी दिलचस्पी थी। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते, जिसके कारण वे समय पर अपना कोर्स भी पूरा नहीं करवा पाते थे। आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन जैन। जिसके बाद प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माना कि इस पर उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे दे। चंद्रमोहन ने एक शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करा दें। ओशो को रजनीश के नाम से भी जाना जाता था। रजनीश इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज ने उन्हें अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। रजनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में एक प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। उसी दौरान एक अध्यात्मक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। वर्ष 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। एक साल पहले उनसे मिली माँ योग लक्ष्मी उनकी प्रमुख सहायक बन गई और वर्ष 1981 तक इस पद पर रही। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुई। उनको रजनीश ने सन्यासी नाम माँ योगा विवेक दिया। वे उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे और वे उनकी निजी सहयोगी बन गई। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान उदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारों में से एक थे। इसके अलावा वे सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक और नए विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि 20वीं सदी के वे सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। कई सालों तक ओशो की सचिव रही माँ आनंदशीला बहुत कम उम्र में उनके संपर्क में आ गई थी। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे क्योंकि वो हर महिला को अपना मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे ताकि उन्हें हमेशा ये बात याद रहे कि उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे जिसमें एक लॉकेट होता था और उसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था।
हर सन्यासी से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय उस लॉकेट को पहने। वो हर सन्यासी को एक नया नाम भी देते थे ताकि वो भूतकाल से अपने आप को अलग कर सके। वे चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने। ये जरूरी होता था कि वे अपने कपड़े ढीले रखें ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपनी भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। अनुयायियों को निर्देश देते कि भाषण के समय वो अपनी आंखें बंद रखें। विन मैक्रॉमक अपनी किताब द रजनीश क्रॉनिकल में लिखते हैं, उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबिंब लगाने के बारे में चर्चा हुई। अलग अलग लोगों को आकृष्ट करने के लिए ओशो कई अलग अलग विषय चुनते थे। उनके श्रोता मिली-जुली पृष्ठभूमि से आते थे। हर आयु, धर्म और नस्ल के लोग उनका भाषण सुनने के लिए जमा होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो उनका शिष्य बन जाता था या तो उनका विरोधी। कोई उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। 1972 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटक उनकी तरफ आकृष्ट होना शुरू हो गए थे। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थी। उन सबसे पहले एक डायनेमिक मेडिटेशन में शामिल होने के लिए कहा जाता था और फिर ओशो से उनकी मुलाकात करवाई जाती थी। शुरू में वो रोज सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे। रात में वो किसी हॉल या अपने घर पर ही लोगों को संबोधित करते थे। कभी कभी उनके सुनने वालों की संख्या 100 से 120 के बीच रहा करती थी और कभी कभी वो बढ़कर 5000 से 8000 तक पहुंच जाती थी। कुछ दिनों बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा। मुंबई की तेज बारिश के कारण उनकी एलर्जी और दामा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के यादी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया कि वो पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम मुंबई से बेहतर थे। उन्होंने आश्रम के लिए कोरे गांव को चुना। आनंद शीला लिखती है, पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। शुरू में वो आश्रम के गार्डन में लोगों से मिला करते थे। बाद में लोगों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो अपने साथ सिर्फ मजबूत और भरोसेमंद लोगों को रखना चाहते थे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण पर्यटन बढ़ने लगे। आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने पुणे की अर्थव्यवस्था को भी एक स्थायित्व प्रदान किया और शहर में धन और रंगों की बहार आ गई। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज में सेक्स थेरेपीज को सबसे अधिक महत्व मिलने लगा। आनंद शीला लिखती है, भगवान चाहते थे कि हम बिना किसी ईर्ष्या और अधिकार की भावना के काम करें। भारतीय लोगों को इन थेरेपीज में भाग नहीं लेने दिया जाता था। हर कोई ये नहीं समझ पाया कि ओशो ने इन थेरेपीज में भारतीय लोगों के भाग लेने में क्यों रोक लगा दी। उनसे इस बारे में कई बार सवाल पूछे गए। उनका तर्क था कि पश्चिम के लोग एक उत्पीड़न दुनिया से आते हैं। उनका रहन सहन और मानसिकता भारतीय लोगों से बिल्कुल अलग है। उनको एक सक्रिय थेरेपी की जरूरत है, जबकि भारतीय लोगों के लिए निष्क्रिय और शांत ध्यान प्राप्त है। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहाँ पर एक मेडिकल सेंटर बनाया गया, जहाँ दुनिया भर से लाए गए डॉक्टरों और नर्सों को रखा गया। आश्रम में रहने वाले लोगों और पूर्णकालीन मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुफ्त रखी थी। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी। उनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका मधुमेह बढ़ा तो उन्होंने अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गई और किताब पढ़ने के बाद उनके सिर में दर्द रहने लगा। आनंद शीला लिखती हैं, उनको परफ्यूम से बहुत एलर्जी थी। हमें उन लोगों को उनके पास आने से रोकने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ती थी जिन्होंने सेंट लगाया होता था। सुबह और शाम के समय भाषणों से पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघा जाता था कि कहीं उसने कोई परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है।
ये एक अजीब तरह की प्रक्रिया थी, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचने के लिए ये जरूरी था। उसके बाद पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई, जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सके। 31 मई 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए रवाना हुए, जिसके बाद उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा। जेल से निजात मिलने पर वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहाँ लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लाओजू हाउस में उनकी समाधि बनाई गई, जिसमें टॉम स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे द्वारा दी गई ओशो के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही ओशो के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।